लीजिए सुनिए ईशान सिंह प्रयागी का लिखा निबंध भारत का विकास। सर्वप्रथम प्रस्तावना। भारत एक विकास प्रगतिक देश है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। भारत का संविधान सन 1950 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। उस समय हमारी नेहरू सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया था, जिसका अर्थ है संगठित, असंगठित, निजी व सरकारी, प्राथमिक, द्वितीयज, तृतीयज सब क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करें। भारत विकसित की एक नई सीढ़ी पर चढ़ने वाला था और एक नई कहानी लिखने जा रहा था। भारत उस समय अविकसित था, परंतु अब प्रसाधन आ चुके हैं। नेताओं की प्रवृत्ति। भारत के नेताओं की राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। उन्हें देशभक्ति, राज सेवा, राजस्व केवल निर्वाचन के समय ही याद आता है। वे अपने दल का निर्वाचन प्रचार पत्र बांटने में समय नहीं देते, परंतु चुनाव में मीठे मीठे वचनों का प्रयोग ऐसे करेंगे जैसे युद्ध के समय उपस्थित में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हेतु अरविंद, नीतीश कुमार इत्यादि, राहुल गांधी। हमें चाहिए कि हम हर बार चुनाव में नए प्रत्याशी को वोट दें ताकि विकास की स्पर्धा जारी रहे। कुर्सी छीनने के भय से तो हर कोई विकास पर ध्यान दे सकता है। भारत के नागरिक। दूसरा कर्तव्य हमारे देश भारत के राज्यों के नागरिकों का है, क्योंकि जिस प्रकार बिना लोगों का घर खंडहर के समान होता है, सरिस ही नागरिकों के बिना देश एक ज़मीन का टुकड़ा भर होता है। जैसे देश के नागरिकों की सोच होती है, वैसे ही देश होगा। आज भारत के नागरिकों को सभ्य व्यवहार सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने कुंभ में देखा है किस तरह रेलवे संपत्ति को भंग किया गया था। भीड़ भाड़ से सीधे युद्ध वाली परिस्थिति बन गई थी। इलाहाबाद जाने वाली सारी गाड़ियों का हाल ठीक नहीं था। लोग कहीं भी पान थूक देते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। गाड़ियों में बैठे बैठे अगली गाड़ी को अपशब्द कहने लगेंगे। इसको बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा का क्षेत्र। इतिहास में हमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय देखने को मिलते थे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा आज भारत के शब्दकोश से बाहर है, परंतु बात यह है कि अमीर लोग तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन उच्चतम बना लेते हैं, परंतु गरीब लोग, जिनकी प्रति व्यक्ति आय ही इस देश में 10,000 रुपये प्रति वर्ष है, वह बड़े तथा अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। जिनके सिर्फ LKG की फीस का आंकड़ा ही 3,000 रुपये तो शुरू करता है, वो 9,000 रुपये का होता है। निजी विद्यालय ज़्यादा फीस लेकर मनमानी करते हैं, फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी भी गरीब रह जाती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। रटने की प्रवृत्ति बहुत खराब होती है। कमज़ोर छात्रों को आलोचना ही मिलती है, जिसके कारण वह काबिल न बन पाते हैं। एक ही पुस्तक को न चलाने की बजाय हर वर्ष पुस्तकों में बदलाव किए जाते हैं, ताकि माता पिता पुरानी पुस्तकें न लेकर हर वर्ष पुस्तकें बदल कर लें और इनकी आय बढ़ती रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण केंद्र वाली किताबें छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु बहुत ही अच्छी हैं। बढ़ती गरीबी। अगर भारत की सरकार दस्तावेज को ध्यान दे तो प्रशिक्षित करने पर और जनगणना पर ध्यान देने पर आकृष्ट करें, तो ये पता चलेगा कि 30% से अधिक आबादी यानी 60 करोड़ के प्रति लोग भारत की गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। कारण जो उपयुक्त में चर्चा है, शिक्षा के अभाव के कारण, और अन्य कारण यह भी हो सकता है जैसे बढ़ती बेरोजगारी, कुशलता की कमी, वित्त की जानकारी न होना। जैसे कि तथ्य कहते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। युवा किसी भी देश की गाड़ी का तेल होते हैं, जिससे हम देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। किसी मशहूर साहित्यकार ने सही फरमाया है, तलवारों के साए पर इतिहास उनका पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। बढ़ती महंगाई भी गरीबी का मुख्य कारण है। अन्यथा यह भी हो सकता है कि लोग व्यर्थ शाख के जाल में फंस जाते हैं। शाख न चुकाने के कारण उन्हें गरीब होना पड़ता है। सरकारों को गरीब लोगों के हित में योजनाएं लानी चाहिए और आम लोगों को भी व्यर्थ शाख के जाल में फंसने से बचना चाहिए। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का एक राज्य है जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ पूरे देश की है, 1/4 भाग लेकर बैठी है। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, 75 जिले, 8 मंडल, 210 प्रखंड के साथ राजधानी लखनऊ भारत में एक समय बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, परंतु योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसका भी फलस्वरूप विकास हुआ है। हमें इस राज्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसकी नीतियाँ अपनानी चाहिए, जैसे कि एक जिला एक उत्पाद, जिससे विभिन्न प्रकार की 75 वस्तुओं को लेकर 75 जिलों में प्रशिक्षित करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया है। तथा सरकारों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भी यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ है।
मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक्सप्रेसवे को बनाने का काम बेधड़क हो रहा है और यातायात सुगम हो गए हैं। मानचित्र विशेषज्ञ खानसर के अनुसार है कि जिस राज्य का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस जगह पर एक छोर से दूसरी छोर सुगमता से न पहुंच पाएं। साथ ही साथ पर्यटन का भी खूब ध्यान दिया गया है। जब तक अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है, तब से भारत में पर्यटक क्षेत्र में 50 से 70% की वृद्धि हुई है। इलाहाबाद के महाकुंभ ने तो पूरे देश में दुनिया को हाहाकार मचाकर भारत देश का नाम ऊंचा ही कर दिया है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। सिर्फ एक दो राज्य के विकसित होने से देश का विकास नहीं होता। हमारे भारत सरकार को चाहिए कि चुनिंदा राज्यों को भी विकास पर तालियां मारने से अच्छा है कि कुछ शिक्षा ग्रहण करें, इस राज्यों की नीतियों को अपनाएं। वैसे राज्य जैसा अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को भी रखना चाहिए। बिहार, जी हाँ, बिहार राज्य जिसकी जनसंख्या है 18 करोड़ 35 लाख 41,310 करोड़, उपयुक्त चर्चित राज्य उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम। स्वतंत्रता के बाद भी लोग यूपी बिहार भाई भाई के नारे लगाते हैं, परंतु न प्राचीन, न मध्यकाल, न समकालीन किसी भी इतिहास में इनके एक होने का वर्णन नहीं मिलता, परंतु भावनाएं विचार एक ही हैं। दोनों ही राज्यों में लोग हाथ से खाते हैं, कूलर के आगे सोते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, छठ मनाते हैं, परंतु कमाई के अंतर की वजह से उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 80,000 है, वहीं बिहार की 30,000। 38 जिले, 5 मंडल तथा 250 प्रखंड के साथ राजधानी पटना। इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में छात्र विदेशों से पढ़ने के लिए आया करते थे। उसी राज्य में शिक्षा के हालत बदतर थे। रंगदारी तथा गुंडागर्दी जैसे मामले सामने आते ही रहते हैं। मानचित्र विशेषज्ञ खानसर के अनुसार बिहार में केवल एक ही जनपद है, पटना, बाकी सब रहने के स्थान हैं। एक तरह से ये सत्य भी है। अगर जिस राज्य में पैसे वाले लोगों को मूल निवास छोड़कर राजधानी जाना पड़े, वो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता। ये वही राज्य है जहाँ से अखंड भारत की नींव रखने वाले अशोक सम्राट आए थे। परिवारवाद के कारण भी यहाँ विकास न हो सका। जातिवाद ने भी इसे खूब खोखला किया है। भारत कभी कभी अपने आप को विश्व गुरु स्थापित नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, क्योंकि जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया जिस नज़र से हमें देखती है, हम जिस नज़र से बिहार को देखते हैं। सरकार को यहाँ खाली पड़ी लंबी लंबी ज़मीनों पर नए शहर बसाने चाहिए। आज बिहारी शब्द एक गाली के रूप में प्रयुक्त होता है। अन्य देशवासियों से भी अनुरोध है कि जैसे भी हैं तो भारतवासी, जितने श्रम से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम करते हैं, शायद उन्हें भी ज़्यादा श्रम का काम कोई न कर पाए। भारत के 10% प्रशासन यही संभाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी, दरोगा, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य पद यही लोग संभाल रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार की संस्कृति भी इसी राज्य से है। बस थोड़े कड़े प्रशासन की ज़रूरत है, विकास की आवश्यकता है और बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा ही न्याय व्यवस्था की भी ज़रूरत है। महत्वपूर्ण तथ्य, सभी बातों को जान लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत एक प्राकृतिक देश है, न कि पूर्ण प्रगतिशील। इससे हमें पता चलता है कि भारत की अभी विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मंजिल अभी दूर है। वैसे तो किसी प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ़ करना ठीक नहीं होता, मगर मोदी जी ने भारत को ऐसे काम किए हैं कि उनके कार्य प्रशंसनीय हैं। जो काम कांग्रेस 40 साल के कार्यकाल में न कर पाई, वह काम भाजपा ने मात्र 10 वर्ष में कर दिया। 2025 आ चुका है, भारत विश्व गुरु की दृष्टि में बस अब फिट बैठने लगा है और अपनी पहुंच बनाता जा रहा है। आज हम 5 खरब की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब तक 250 से भी ज़्यादा योजनाएं आ चुकी हैं। अब लोगों को भारत के ही अंदर अपना राज्य छोड़कर दिल्ली, मुंबई तथा गुजरात, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर नहीं जाना पड़ता है, परंतु ये केवल 110 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ जनता को बाहर जाना पड़ता है। भारत की सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सर्वप्रथम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत की 65% आबादी इन्हीं गाँव में ही रहती है। मतलब 1/4 गाँव में रहने वाले लोगों को अगर रोज़गार का अवसर वहीं पे मिल जाए तो ये सही रहेगा। एक लाभ यह भी है कि महानगरों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी अगर गांव का विकास अच्छे से होता है तो। उपसंहार, समस्त तथ्यों को मध्य दृष्टि देते हुए ये निबंध इस निर्णय पर पहुंचा है कि भारत एक प्रगतिशील देश बनेगा और ज़रूर बनेगा अगर उपयुक्त बातों को मध्य दृष्टि दी जाए तो। भारत के लोगों को कर देने पर कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार विकास कार्य जनता के लिए दिए कर से ही होती है। सरकार को भी बिचौलियों को कर आदेश देना चाहिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा धन तो यही लोग खा जाते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को बहुत फर्क पड़ता होता, एक से करने से कुछ नहीं होता है, मगर एक एक के करने से बहुत कुछ होता है। हमारी प्रार्थना है कि आने वाले समय में यह राष्ट्र पूर्ण प्रगतिशील बनेगा। लेखक ईशान सिंह। अभी आप सुन रहे थे ईशान सिंह प्रयागी का लिखा उपन्यास, क्षमा कीजिएगा, निबंध।